बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा थे साहब। नाज़रीन, आज आपको हम बताएंगे कि मार्के हक एक लाजवाल कामयाबी को एक साल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अपना हुर्मस पर बात करेंगे कि उस पर ईरान अमेरिका आमने सामने है। अपना हुर्मस की रेड लाइन ईरान ने ये दो टोक ऐलान किया है, और साथ ही साथ जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल है वो जरूर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि उसका क्या मुस्तकबिल है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को जो राउंड 2 चल रहा है उसमें पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका में अमन तजावीज़ का तबादला ख्याल भी हो रहा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद भी पेश की गई है। हमारे आज के मौजूद होंगे। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद है मियां सनाउल्लाह साहब, साबित कबीर है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। मेरे साथ जवाद कैदी साहब, सीनियर तहजीकार मौजूद है। जवाद कैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं मियां सनाउल्लाह साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा और आपसे जानना ये चाहूंगा सबसे पहले किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज मार्का हक को एक साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, और हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद से सफारती कामयाबियों का सिलसिला जारी है। और वो वक्त याद आता है जब एक साल पहले भारतीय मीडिया ने जो वावेला किया, जो लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करने की बात की, और जिस तरह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर आप बात कीजिए। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि ये मई 2025 में जो पाकिस्तान का कंसेप्ट था सारी दुनिया के सामने, वो तकरीबन बदल चुका है। बिल्कुल बदल गया है। अब पाकिस्तान एक नया रुख है, एक नया ब्रांड है। और इसी तरह इंडिया, जो कभी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझा जाता था, खास अमेरिका सिक्योरिटी के ना पेपर्स में ऐसा टाइटल दिया गया था उसके लिए, वो उसको भी सत्यानाश हो गया उसका। और पता लोगों को चल गया कि मुल्क अगर आमने सामने खड़े हों तो कौन फतह हासिल कर सकता है। हमने जिस तरह किया वो सबके सामने, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात वाजे है कि इंडिया का झूठ पकड़ा गया, और हम्म। वो इसी उसकी बातें अब कोई मबनी है। वो सारे सारे शकूक हैं, एलिगेशन है, और प्री प्लान, प्री एग्जिस्टिंग उनका एजेंडा होता है, जो इमीडिएटली वो हमारी तरफ फेंक देते हैं। अब वो चूरन नहीं चलेगा, ये एक साल के तजर्बे ने साबित कर दिया। दूसरी क्लियरली हमें भी जो अवाम भी एतमाद हुआ, और हमारी अस्करी कुव्वतों को भी एतमाद हुआ। हमारी फजाइया ने साबित कर दिया कि हम बहुत अच्छे, मेरी नजर हम पे उठेगी, हम उसका जवाब देते हैं। ये हमने जिसकी वजह से हमारी साख सफारती हो, या एज वो इन्फ्लुएंसर कंट्री के हो, ये बढ़ती जा रही है। एक तरह का समझा जा रहा है सिक्योरिटी मेंटेन करने में कलीदी हम किरदार अदा करने के काबिल हैं और कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फतह है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब भाई साहब। मैं थोड़ा सा इंडियन मीडिया पे जरूर आज के दिन बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्रेडिबिलिटी तो पहले ही इंडिया की नहीं थी, मीडिया की। लेकिन इस वाकये के बाद जहाँ पे लाहौर की बंदरगाह तक पे कब्जा करने की बात कर दी, कराची तबाह कर दिया हमने, और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो बोलते रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंडियन मीडिया के ऊपर भी आप बात कीजिए, जवाब फैज साहब। देखिए, इसमें सिवाय हंसने के क्या कहा जा सकता है कि वो इंडियन मीडिया जो मुसलसल ये कह रहा था, और आप तो लाहौर की बंदरगाह की बात करते हैं। उन्होंने उन्होंने समंदरी को भी समझ लिया कि शायद कुछ समंदर का इलाका है और वहां पे भी बंदरगाह है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि समंदरी की बंदरगाह हो, फैसलाबाद के नेड़े, और कुछ जो इलाका है उसको भी बंदरगाह करार दे दिया। फिर मैं आज दोबारा से क्लिप देख रहा था और हंस रहा था कि वो जिस तरह कह रहे थे कि इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए, और फिर एक चीखते चिंगाड़ से कहा गया पाकिस्तान का हर इलाका हम उसमें घुस चुके हैं और हमारी सीना घुस चुकी है, और वो उन्होंने कब्जा कर लिया पूरे पाकिस्तान पे। डूब मरना चाहिए ऐसे मीडिया को भी, और ऐसी को भी, ऐसी रियासत को भी, और ऐसी खबासत को भी, ऐसी जलालत को भी, ऐसी रजालत को भी, कि वो कम अज कम वो
जो रजील हरकतें हैं वो पूरी दुनिया ने देख ली। और फिर ये कहा गया जी कि पाकिस्तान तो हमारे निशाने पे है। आपको मैं वो 22 अप्रैल 2025 से जो वाकया शुरू हुआ और जिस तरह FIR दर्ज कर ली गई पहलगाम वाकये की, जिस तरह फौरी इल्जाम लगाया गया, और वो नायब अमरीकी सदर, अमरीका के नायब सदर JD वैंस, वो उन हिंदुस्तान में मौजूद थे, जिन्होंने अपना दौरा फटाफट फारग किया और वापस चले गए। और उसके बाद 2 मई को वही JD वैंस ने, जब हमने ये कहा था कि आजादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात करा ली जाए और सबूत व शवाहद फराहम कर दिए जाए, तो उस पे 2 मई 2025 को JD वैंस की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान को इस पे ताउन करना चाहिए और अगर कोई मामलात है, सबूत व शवाहद है तो पेश करने चाहिए, वगरना वो खित्ते के लिए उसके वसीतर मुफाद नहीं होगा। जहां ईरान का आला सतही वफ्द आया, वहां अमेरिका का आला सतही वफ्द आया और सालसी के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है उसको तस्लीम किया गया। लिहाजा मीडिया से लेके मैं समझता हूं कि वो सहाफत हो या सियासत हो, हिंदुस्तान के अंदर जिस कदर उन्हें खिफत का सामना करना पड़ा और जिस कदर उन्हें जलालत का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है कि गंगा जमुना काफी है डूब मरने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भी और ऐसे मीडिया के लिए। बिल्कुल सही। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब्दुल्ला गुल साहब, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सफारती कामयाबियां, मैं भारत के मीडिया पे भी आपसे जरूर सुनना चाहूंगा, इस कामयाबी के हवाले से भी सुनना चाहूंगा, जरूर उस पर मैं चाहूंगा कि आप बात करें। आप जैसा पाकिस्तानी सच्चा मुखलिस, मैं चाहूंगा कि आप जरूर बात करें कि 1 साल पहले जो ये कामयाबी थी जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तानी, उसमें तमाम लोग जो है वो एक पेज पे उसके बाद से मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया और आपने मेरे मुतालिक अच्छे अल्फाज कहे जो यकीनन मेरे लिए एक एजाज हैं। मुअज़्ज़िज़ शुरका को भी अस्सलाम वालेकुम, नादरीन को भी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का 1 साल पहले और 1 साल बाद, ये बात ये है कि असल बात एक कौम का ख्वाब था, भारत का एक ख्वाब था, वो खत्म हो गया। वो उनकी जो एक सोच थी, एक फिक्र थी, दुनिया में एक बतौर चौथी सुपर पावर बनने का, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक किरदार अदा करने का, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, और साथ ही साथ जो है चाइना के मुकाबले में खड़े होने का, ये तमाम ख्वाब चकनाचूर हुए। और जब अस्करी सतह के ऊपर जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर बनती है, तो उसके बाद मुल्कों के अंदर जो मुआशी सत्ता की तरक्की होती है, उसके भी चांसेस आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते चले जाते हैं। और खास तौर पे अब जो मैं समझता हूं कि बंगाल के अंदर जो फिलहाल अपनी जीत बताई जा रही है, जो इलेक्शन धांधली से जीता गया, तो उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि मुझे तो पाकिस्तान की जीत वहां नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जीत वहां इस बात को वाज़ेह कर रही है कि इससे भारत के अंदर अब मजीद दरारें पड़ जाएंगी। उसके तकसीम के अमल को अब नामुमकिन है रोकना। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का प्रचार करने वाला हिंदुस्तान, बीजेपी की हुकूमत, RSS की सोच और हिंदुत्व का माइंडसेट लेकर अब मेरे ख्याल में ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। इसमें तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। लिबरलिज्म सेकुलरिज्म तो हो गया खत्म, और अब इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और करप्शन, उकरबा परवरी और गोदी मीडिया जैसे बदनामे जमाना टीवी चैनल्स, जो भारत को सही रास्ता दिखाने के बजाय भारत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हुकूमत के झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हाथों एक हजीमत आमिर, एक दुर्गत बनने के बाद, और वो भी चंद घंटों के अंदर, उनका जो एक गरूर था वो सिंदूर की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसको पाकिस्तान ने वासिल तंदूर कर दिया। अभी अगर नरेंद्र मोदी को कोई शौक रह गया है तो वो जरूर पूरा करे, मैं उसको वेलकम करूंगा। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने पहले सिंदूर में अपनी औरतों को विधवा कर दिया, अपने घरानों को उजाड़ दिया, पाकिस्तान ने तो सिर्फ और सिर्फ अस्करी सतह के निशाने लिए थे। और वो जो राफेल के पायलट थे, जो मिराज 2000 के पायलट थे,
और जो शखुई जहाज के पायलट थे, ये तमाम के तमाम आखिर किसी के घर के चश्मो चराग थे। और ये हकीकत है कि दुश्मन के साथ तो फिर हमने मुकाबला करना है। उन्होंने हमारे मसाजिद के ऊपर हमला किया, हमारे सिविल टारगेट्स किए और फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिसके झूठ के ऊपर यूनाइटेड नेशन की जो अभी रिपोर्ट आई उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े लिखा कि आपने आर्टिकल 51 का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, जिसके तहत आप अपना दिफा कर सकते हैं, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया। आपने नाजायज पाकिस्तान के मासूम शहरियों और फौजियों को आपने निशाना बनाया, आपने सिविल टारगेट किए और इसके लिए आपके पास ज्वाइंट इंक्वायरी नहीं थी। आप इसके ऊपर या पाकिस्तान को हर्जाना दें या इस पे माफी मांगे। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट 60 दिन के अंदर उन्होंने जवाब तलबी की है। लेकिन भारत को अगर ये शौक है कि वो मजीद सिंदूर उजड़वाना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुहज्जब नेशन है और मेरे ख्याल में एक ऐसी न्यूक्लियर पावर है जिसने अपने आप को न्यूक्लियर तो जरूर बनाया, लेकिन दुनिया के अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए। जबकि भारत ने अपनी ताकत के नशे के अंदर ये सोच लिया कि शायद वो पाकिस्तान को दीवार से लगा देगा। भारत को ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी वो हमेशा से ये थी कि हमने एक के मुकाबले में हम जो एक हैं वो 8 से लड़ाई करनी है हमने। और यही तनासब पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का था। आर्मी के तो कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। जिस हमारे आर्मी के जो इस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब हैं, जब वो वहां 4 स्टार जनरल के तौर पर पाकिस्तान आर्मी की कमांड कर रहे थे, तो मैं उनको लिए ये जरूर कहूंगा कि सीने में कुरान लिए फिर रहे थे, दिल में ईमान जो है वो लिए फिर रहे थे और हाथों में ईमान, तकवा, जहाद फी सबिलिल्लाह वाली अफवाज पाकिस्तान की कमान थी। ये तमाम चीजें जब साथ आती हैं तो फिर कौमें बुनियानुम मखसूस बन जाया करती हैं। शीशा पिलाई दीवार, और शीशा पिलाई दीवार को तो याजूज माजूज के लिए भी मुश्किलात है। इसलिए वो जब तक कि इंशाल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो या तो भारत कलमा गो हो जाए या फिर पाकिस्तान से लड़ाई का ख्वाब छोड़ दे। वैसे बेहतर यही है कि वो छोड़ दे, क्योंकि हाफिज दवाखाने से अभी सिर्फ 10 से 15% पहली फक्की दी गई है, डोज दी गई। अभी 85% डोज अगर उन्होंने लेनी है तो वो भी इलाज हम सीगा राज में रखते हुए कर देंगे। कुछ पोशीदा बीमारियों का इलाज हमारे पास है। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल देखिए मियां सलालो साहब, ये बताइएगा जो भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत है और खासकर जो उनका मीडिया है, वो कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। तो क्या दोबारा से कोई ऐसा आप समझते हैं कि मौका आएगा जब भारत दोबारा से पाकिस्तान पे हमला करने की हिमाकत कर सकता है? पाकिस्तान को चौकस और तैयार रहिए। लीडरशिप हमेशा इसके लिए इस तरह का अहद करती रहती है। जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी, इसकी तरफ इशारे और भी मिलते हैं। अगर आप अमेरिकन न्यूज़पेपर और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ें, उसमें से लगता है, वो कहते हैं, बल्कि लगता नहीं, कहते हैं कि ये ऐसे हालात बन रहे हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी और ये जंग पहले जंग से ज्यादा है। ये ऐसी बात है जिसके लिए ना हमें तैयार रहना चाहिए। कि ये कहना है कि उनको सबक मिल गया है, अब वो उसकी हरकत नहीं करेंगे, मैं इससे ना इत्तेफाक नहीं करता। मोदी साहब एक और में उनको कामयाबी डोमेस्टिकली होती है, ज्यादा लोग उनके साथ हैं, चंद लोगों ने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। वो मीडिया के इनसे ना वॉइस, हिंदुत्व के लोग हों, आरएसएस के लोग हों, ये इंडिया की ख्वाहिश रही है पाकिस्तान हर महाज पे, हर लिहाज से जद पे रखना और निशाने पे रखना और हमें जख्मी करना।
हमारे मफादात को ना नुकसान पहुंचाना, और ये इससे बाज नहीं। और ये कहना कि जी टूट फूट शुरू होती, वो टूट, हम भी एक्चुअली पिछले 20 सालों से कह रहे हैं कि वो कम से कम 6 में बढ़ जाएगा। जब बड़ा करना है, वो दुनिया इसके खिलाफ, ये हुआ था वो यूगोस्लाविया का था जो आर्टिफिशियल था। फिर मिडिल ईस्ट में कुछ ना ग्रास किए गए हैं, कई लोगों को है नहीं चाहते। यानी एज ए सफारतकार मैं 2 दफा सर्व किया हुआ है PNG करार, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो टूटे, और वो टूट फूट का अमल उसको साबित करने के टुकड़े कर हमारे मुल्क अपनी न हमें बहुत नुकसान, पाकिस्तान हमारा ना लफ्ते जिगर हमसे छीना हुआ है, हम तो पहले ही दुखी हैं। और बलूचिस्तान में और जो कुछ करवा रहा है वो अफगानिस्तान के जरिए से, तो इस अमल को यहीं रुकना चाहिए। UN के हम दोनों मेंबर हैं, हमारी सॉवरेनिटी है, UN और जो उसका डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, उसका हल में हमारा साथ होना चाहिए। ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑफर किया, ऑफर सारी जुबानी जमा खर्च थी। मैं ये चाहता हूँ अगर वो वाकई लीडर्स हजरात की इतनी इज्जत करते हैं, उनको बहुत अजीम समझते हैं, और फिर हमारी खिदमत जो हम आलमी सतह पे एक जंग को रुकवाने की कोशिश में है, खतरनाक जंग को ईरान और उसके दरमियान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान, तो उसके सिले के तौर पे कम से कम इतना पुराना इंसिडेंट जो है जी, लोग मर गए हैं, 1000 के करीब लोग न शहीद हो चुके हैं, बेवाओं का तो अभी नहीं, हर कब्रिस्तान भरा हुआ है वहां के में, तो उनकी भी सुनाई दे। उधर भी उनके पास तो वीटो है, आप लोग ना उसके के मेंबर हैं, आप सुपर पावर हैं, तो आप मदद कीजिए ताकि खित्ता बिल्कुल सही सर, अमन का गहवारा बने। अवाम ख्वाह वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों या अफगानिस्तान को, सबको खुशहाली मिले। बिल्कुल सही जवाब साहब। सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि मैं अब थोड़ा सा चाहूंगा कि हम जो पूरी दुनिया को मसला दरपेश है अमेरिका ईरान जंग का, उसके ऊपर बात कर लें, और उस पर जो है वो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बताइएगा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के राउंड 2 की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 80% जो मुआहिदा है वो तैयार कर लिया गया है। सर आप समझ रहे हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? यकीनन ब्रेक थ्रू होने वाला है। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। मेरे भाई अब्दुल्ला गुल साहब ने जो बात कही ना, कि देखिए बड़ी चीजें वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान जब बना तो उसका पहले से आवाज क्या थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही वजह है कि काबतुल्ला से लातो मनातो उज़्ज़ा और ऐसे बुत जो है वो हमने गिराए थे और काबतुल्ला को साफ किया था। ये पूरी दुनिया में असल मदीना, रियासत मदीना के बाद दूसरी ऐसी रियासत है जो अल्लाह के नाम पे और कलमे की बुनियाद पे बनी है। लिहाजा हिंदुस्तान को यकीनन हमसे खतरात लाहक है, वो हमेशा सीख पार रहता है और उन्हें हमारा वजूद तस्लीम नहीं होता। लेकिन हम बुत पाश पाश करने वाले हैं, बुत फरोश नहीं है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि देखिए पिछले साल में चौधरी साहब का जो तूती बोल रहा था, अहमद शरीफ चौधरी साहब का, कि गूंज पूरी दुनिया सुनेगी, वो सुनाई दी। और फिर जट दा खड़ा कीता अताउल्ला तारड़ ने रात को 1:30 बजे कि हमें ये पता है कि हिंदुस्तान ये करेगा और हमें ये मालूम है, और वैसा वैसा ही हुआ। लिहाजा एक तो ये बड़ी हकीकत अया हो चुकी है पूरी दुनिया पे। अब मैं आ जाता हूँ आपके इस सवाल की तरफ कि देखिए हिंदुस्तान फितनतुल खवारिज के पीछे खड़ा है, और आज की बड़ी अहम खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया ने BLA बलोच लिबरेशन आर्मी उसको बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने।
ये भी हमारी हक्कानियत है, हमारी सफारतकारी की कामयाबी। पूरी दुनिया की सालसी कराने चले हुए हैं, और यही तो पेट में मरोड़ उठता है, और यही तो हम खटकते हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह कि एक जानब जो है वो हमने हिंदुस्तान को चारों शाने चित किया, और दूसरी जानब अमेरिका जो कहता था कल तक कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वो 5 हथियारों से 6 से 8 तक बात आ गई ना, अभी मजीद भी बहुत सारी चीजें बाकी आनी है, और ये क़यामत तक ये टॉपिक रहेगा कि हमने नुकसान कितना किया हिंदुस्तान का। अब आ जाते हैं इस मामले पे। देखिए, दुश्मन फिर बड़ा शातिर है, चालबाजियां करता है। आज पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन, एलामिया जारी किया, नोटिफिकेशन तो नहीं एलामिया कहना चाहिए, जिसमें यह कहा गया कि यूएई मुत्तहिद ये चीजें यहां फैलाना पाकिस्तान के अंदर के यूएई से किसी खास मसलक सेक्ट की बेस पे या मुल्क के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। दुश्मन ये भी एक ऐसी साजिश कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर भी बाज ना आकबत ना अंदेश लोग इसको फैलाते हैं। हमें ऐसी साजिशों पर भी नजर रखनी है। फिर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आई कि सऊदी अरब ने अपनी फिजाई हदूद जो है वो अमेरिका के लिए और खुदा ना खासा इसराइल के लिए खोल दी है। उधर से भी जवाब आ गया कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, हम अमन के ख्वाह हैं, और उन्होंने एतराफ किया कि पाकिस्तान की सालिसी को हम सेकंड करते हैं, और जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है वो हम उसके साथ हैं, हम अपनी फिजाई हदूद नहीं खोल रहे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक मीडिया के जरिए एक जानब जो है वो इंतशार इफ्तराक फैलाने की कोशिश की जाती है, दरूने खाना भी की जाती है। अब उससे अगली बात पे आ जाती है, आपने कहा इस्लामाबाद टॉक्स को आगे कैसे देख रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि यस्टरडे जब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने अपने रहबरे आला, जिनके बारे में मुख्तलिफ खबरें थी कि शदीद जख्मी हैं, बोल नहीं सकते, या क्या क्या चीज उनकी जिस्मानी मसाइल है, ये भी क्लियर हो गया कि वो बोल सकते हैं, और उन्होंने रहबरे आला से मुलाकात भी कर ली। अब 2.5 घंटे की मुलाकात की जब खबर सामने आती है तो मैंने कल ही एक ये एक्स पे अपने छोटे से चंद जुमलों में ख्यालात का इजहार किया था कि इसका मतलब ये है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहा है, मुआहदा चाहता है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे के बाद, जहां इराकची साहब पहले दौरा कर चुके हैं, मास्को का भी कर चुके हैं, पाकिस्तान भी आ चुके हैं, लिहाजा अब मुझे ये नजर आ रहा है कि चाइना के विजिट के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आएंगे। जो मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है ये मेरा तजिया गलत हो, लेकिन मुझे इसमें पूरी जानदारी नजर आती है कि ये सारे मामलात बैठेंगे, एक जगह पे मामलात होंगे, तो कुछ देर के लिए ही आए सही, लेकिन वो आएंगे, ये सेरा पाकिस्तान पर सजेगा। चीन भी यही चाहता है, सऊदी अरब भी यही चाहता है, अमेरिका के अंदर भी यही ख्वाहिश है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये इस्लामाबाद टॉक्स का मामला जो है वो आगे चलेगा। और यहीं पे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, स्टाम्प पेपर जो है ना वो इस्लामाबाद से ही जारी होगा, और यही उसी पे दस्तखत होंगे, क्योंकि किसी और मुल्क का स्टैम्प पेपर जो है ना, स्टाम्प, वो हमें या दुनिया को शायद कबूल ना हो, सबको इस्लामाबाद से जारी करदा स्टाम्प पेपर ही कबूल होगा। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला गुल साहब, सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमेरिकी सदर ने एक दफा फिर से फील्ड मार्शल की तारीफ की, वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफ की। आपने हुर्मस के बारे में कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका था। सर, आपने हुर्मस का कोई देरपा हल मुस्तकबिल करीब में होता हुआ आपको नजर आ रहा है? सर, जैसे आपने जैसे फरमाया, मैं समझता हूं कि आबनाए हुर्मुज का हल तो निकलेगा, और चीन जाने से पहले ही निकलना चाहिए, क्योंकि लड़के देख लिया तो लड़के नतीजा क्या निकला कि 2 सुपर पावरों ने मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर पावर पे हमला किया। नतीजा उनकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं निकला। फिर उन्होंने हुर्मुज को बंद करके देख लिया, तो एक तरफ अगर हुर्मुज अमेरिका ने बंद की है तो दूसरी तरफ ईरान ने बंद की भी है। फिर हमने ये भी देखा कि हुर्मुज को बंद किया तो फिर उससे पहले एक जहाज अगवा किया अमेरिका ने, ईरान का। वो जहाज किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले किया गया, जिसका मतलब यह है कि बैकडोर चैनल्स एक्टिव हैं। फिर पाकिस्तान ही ने ये देखा कि अचानक जिस हुर्मुज से अमेरिका का कोई चीज नहीं गुजर सकती थी, वहां उनके 2 जहाज गुजर गए, हालांकि आईआरजीसी सामने बैठी हुई थी। तो मकसद ये है कि काम तो हो रहा है, ये नहीं है कि नहीं हो रहा। लड़ने के बाद भी नतीजा यही है कि आपको मज़ाकरात, अगर आप मज़ाकरात की मेज पर नहीं आएंगे
तो दोबारा लड़ाई करके देख लें, शायद अमेरिका को उससे कुछ हासिल हो जाए। इस वजह से पाकिस्तान का किरदार ये है कि पाकिस्तान ने उनको बावर कराया कि जनाब आपको इससे हासिल कुछ नहीं होगा, आप अपने इत्तेहादी खो देंगे, आप दुनिया में मुआशी बहरान ले आएंगे, आप अपने अरब दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे और नतीजा जो है वो इसराइल को खुश करने का इवेंचुअली अमेरिका को डुबो देगा। मिड टर्म इलेक्शन उनके आ रहे हैं, फुटबॉल कप उनका आ रहा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल, और उस दौरान जंग लगी हो तो वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो फिर मेरे ख्याल में उसकी तो वो जो मकसद है वही फौत हो जाता है। फिर उनके पास जो इश्यूज हैं कि वो चाइना का दौरा है। चाइना के दौरे के अंदर जाहिर है $700 बिलियन की एक म्यूचुअल इकोनॉमी है दोनों ममालिक की, क्या लेके जाएंगे? चाइना ने बड़ा वाजे कहा एयरफोर्स वन बीजिंग लैंड करने से पहले जब आएगा तो उस वक्त हुर्मुज और ईरान के मामले को डिस्कस कर लिया जाए, उसको हल कर लिया जाए, और अगर नहीं तो फिर हम सबसे पहले एजेंडे में बातचीत यही करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतनी दूर जाके अगर हुर्मुज और ईरान की ही बात करेंगे तो उनका दौरा चीन का मकसद ही फौत हो जाता है। पहले ही उसको उन्होंने तब मौखर कर दिया था, अब मेरे ख्याल में मौखर होने की गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है कि वस्त मई के अंदर जब यह दौरा होगा तो शायद पाकिस्तान की फजाएं एक नीले से जहाज को पाकिस्तान में लैंड करते हुए देखें, और वो कोई और नहीं बल्कि सदर ट्रंप खुद होंगे और वही मुआहदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस मुआहदे को जितना ताखीर की गई, जितना इसमें डिले किया गया, याद रखिए मसाइल जो है मासवाए खराबी के और कहीं नहीं निकलेंगे। और इसके अंदर जो शरारती अनासिर हैं इसराइल और इंडिया, वो इसके अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका के सींग यहाँ फंसे रहें ताकि उनको तकवीत मिलती रहे। और यही वजह है कि इसराइल कभी यूएई पे हमले करता है तो कभी ईरान का नाम लगाता है। यानी कि ये तमाम बातें मेरे ख्याल में अमेरिका को मालूम है, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट्स हैं, उनके पास दुनिया के बेहतरीन निजाम मौजूद हैं। वो क्यों नहीं बता देते कि यूएई पे अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर किस मुल्क ने किया, और अगर ईरान ने किया तो ये वो दिखा दें कि जनाब यहाँ से मिसाइल फर्ज करें शिराज से उड़ा और वहां जाके दुबई में लैंड किया, फुजेरा में लैंड किया। तो वो कौन सी चीज है जो उनको रोक रही है? या हो सकता है कि वो जो अमेरिकन अड्डे हैं उनसे वो मिसाइल दागे जा रहे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं शो कर रहे, इसके अंदर क्या पर्दादारी है। जी सर, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पे हैं, इसके मकासद क्या हो सकते हैं? क्या सरमायाकारों को मुल्क वापस लाने की बात हो रही है? क्योंकि उन्होंने कराची के ताजरों से कहा था कि चाहे 10% लेके आए, हम बिजनेस वापस लेके आएंगे। इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये तो एक पहलू है उसका। असल बात यह है कि बहुत सारे बंगाली पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और वो ज़ाहिर है वजारत दाखिला का डोमेन है, उसके अंदर उनके शनाख्ती कार्ड भी हैं। इसी तरीके से रोहिंग्या की एक बड़ी आबादी 6 लाख के करीब वो भी यहाँ रह रही है, जिसका ज़ाहिर है बांग्लादेश के साथ एक ताल्लुक है। और फिर हम ये भी समझते हैं कि इससे साथ ही साथ पाकिस्तान की जो दाखिला पॉलिसी है वो, और बांग्लादेश की जो दाखिला पॉलिसी है उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना वक्त का तकाजा है, क्योंकि बांग्लादेश को जो दरपेश चैलेंजेस हैं भारत से उसी नौयत के और फिर बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान की मोहब्बत और एक दफा दोबारा जज्बा दोनों ममालिक में पैदा हुआ, हसीना वाजिद जो कि इंडिया की प्रॉक्सी थी उसके जाने के बाद, तब से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद है अयाज सादिक साहब जो है वो वहां गए थे, ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की वालदा के इंतकाल के ऊपर गए थे, खालिदा जिया साहिबा के, और इससे पहले हमारे नायब वजीर आजम साहब भी तशरीफ ले गए थे। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक बाहमी रजामंदी के साथ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ रही है, और साथ ही साथ जाहिर है तिजारत के नए रास्ते भी खोलना मकसूद है। भारत से पहले तमाम की तमाम कॉटन
भारत से जो है वो लेके अपनी इंडस्ट्री को वो फरोग दे रहे थे, जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब जाहिर है भारत के साथ ताल्लुकात वैसे नहीं है, तो पाकिस्तान चाहेगा कि वो पाकिस्तान जो सहूलत इस सिलसिले में प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हम कॉटन प्रोड्यूसर हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो भाइयों के दरमियान आर्जी तौर पर तो दूरी हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं। तो वजीर दाखिला साहब के बहुत सारे इसके पीछे मकासद हैं। एक वही है जिसको आपने जिक्र किया, और बाकी मैंने थोड़े से चीदा चीदा आपके सामने गिनवा दिए। बिल्कुल सही है सर। मुझे ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे मजीद बात करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चीजें हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं तो गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब नाए हुर्मत समेत दीगर जो तनाज़ात हैं, आप समझते हैं कि इनका कोई पायदार हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको अमेरिका और ईरान के दरमियान, या कुछ ये भी खबरें आ रही हैं, ये भी तजिया दिया जा रहा है कि आप अगले जो है वो अब 2030 तक जो है वो ऐसी जंगों का साल चलता रहेगा? देखिए, इसमें बहुत सारे तबसरे किए जा रहे हैं, तजिए किए जा रहे हैं, बहुत सारे खतरात से भी आगाह करने की कोशिश की जा रही है, मुतनब्बे भी किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर मुआशी तौर पे नुकसान हो चुका है, खुद अमेरिका को हो चुका है, खुद ईरान को तो खैर हो ही चुका है। फिर ये देखिए कि यूरोप के वो ममालिक और रशिया इवन हो, और फिर चाइना की बात अभी आई, तो देखिए चाइना की 20% मामला जो हैं आबनाए हुर्मत से चलते हैं, और अगर उसका भी नुकसान हो रहा है। और अब्दुल्ला साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, चाइना अगर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं जा रहे, उनके अपने बाहमी मामलात हैं, मईशत है, उनके तजारती रवाबत हैं, उसमें गर्मी सर्दी आती रहती है। लेकिन आप आज आप आज भी चले जाएं अमेरिका के अंदर, हर शहर के अंदर आपको चाइना टाउन मिलेगा, हर शहर के अंदर आपको चाइनीज मिलेंगे, और उनकी काफी बड़ी तादाद मिलेगी। लिहाजा उन्हें भी ये पता है कि न सिर्फ चाइना से जो वो इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ वो जो चाइनीज अमेरिका की खुद लेबर में शामिल है। अमेरिकन तो शहजादे नहीं होते, रोल्स रॉयस तो उन शिवरलेट थे तो आ गए हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके असल काम कौन करता है। और पिछले दिनों आपने सुना नहीं था कि पिज्जा डिलीवरी से लेके और फूड पांडा तक के मामला जो है वो दूसरे ममालिक के लोग करते हैं। और इसी तरह उनको उनकी जरूरत भी है, चाइनीज की भी जरूरत है, वो मेहनत का शश में कोई शक नहीं। और मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि चाइना के अंदर आज ही मैं खबर देख रहा था, आपके चैनल्स की शायद सुर्खियां थी कि चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा, उनको सजाए मौत दे दी गई है करप्शन के चक्करों में। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि चाइना किस तरह आगे बढ़ा, क्यों कर आगे बढ़ा। उसकी वजह भी यही है कि जीरो टॉलरेंस है, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल पैरा है। उन्होंने कहा चाइना आगे बढ़ेगा, बंदा नहीं। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि ये जंगें अगर रुक गई और आबदाए हुर्मुज़ खुल गया, तो ये मॉडल जो है ये हर मुल्क में लागू होना चाहिए, पाकिस्तान समेत, कि जिसकी 1% भी कोई करप्शन नजर आती है, मुस्तफी की भी नजर आती है, उल्टा लटका दीजिए, तब जाके अब मुआशी हालात ठीक होंगे, वगरना बड़ी दूर है दिल्ली, हुनूस दूरस्त। इसके साथ साथ एक और बात कहूंगा जो अब्दुल्ला उम्मीद गुल साहब ने कही। देखिए, हिंदुस्तान के हवाले से हम बातें बहुत करते हैं, और जंग के खतरात मंडला रहे हैं पाकिस्तान पे भी, और सिंदूर 2.5 और सिंदूर 3, 4, 5 जितने मर्जी सिंदूर आ जाए, एक तो उन्हें दावत दे देता हूँ, हमारे यहाँ तो जायज है, आप अपनी कन्याएं ले आए, बहुत ज्यादा आबादी है, हम वैसे ही सिंदूर भर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, को ये मशवरा है कि ऐसी हरकतें ना करें। उसकी वजह ये ध्यान में रखिएगा, कल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने दरअसल कहा क्या है, उन्होंने कहा कि अभी 15% है, मेरे भाई अब्दुल्ला ने भी इसका जिक्र किया, 15% इस्तेमाल किया है। 14 अगस्त को हम क्या दिखाने जा रहे हैं, अभी ट्रेलर जारी हुआ है, फिल्म पूरी बाकी है मेरे दोस्त, और जब फिल्म चलेगी ना, और फिर तीसरी चीज ये हमने ये तय कर लिया है कि जिस दुनिया में पाकिस्तान नहीं है, दुनिया नहीं रहेगी। और मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान ब्राह्मूस का हमें धमकी देगा, तो हमने पहले भी बहुत कुछ जैम करके रख दिया है, हम उनकी भी आबनाए हुर्मत बंद कर है कि हमने ये देखा है कि हमारे जज्बे लड़ते हैं और हमारे जज्बे लड़ते रहेंगे। मगर कल की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेसर था, उसके अंदर हमने वाजे बता दिया, और अताउल्लाह तारड़ ने 3 जगह पे खिताब करके फिर हमारे डिप्टी प्राइम खिताब कर रहे थे, तो उसमें बड़ा वाजे कर रहे थे कि देखिए, अगर हिंदुस्तान जारहियत से बाज नहीं आया, पंगाबाजी से बाज नहीं आया, अपनी जलील हरकतों, सीधी सीधी बात है,
एटमी कुव्वत हम भी हैं, वो भी है, फिर देखी जाएगी जो होएगा। हमने तो जन्नत में जाना ही है शहीद होके, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। वो जी जो है वो बिल्कुल। नरक में भेजने का बंदोबस्त है हमारे बिल्कुल लिए। सही है। अच्छा मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की गई है, इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप, क्या अहमियत है इसकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त अब बीत चुका, वो वक्त गुजर चुका, वो वक्त जा चुका, वो किस्सा माजी है। चंद साल पहले तक जब मैं भी अमेरिका में, कनाडा में रहता था और मैंने कई साल वहां गुजारे, हम ये देखा करते थे कि हिंदुस्तान, और खास तौर पे हिंदुस्तान के साथ इसराइल, और मैं नाम अब नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे करीबी करीबी हमसाया मुल्क भी हैं जो हमारे दोस्तनुमा भी थे, लिहाजा उनकी तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता था। मैं उस तरफ अब खुल के जाऊंगा तो फिर सऊदी अरब, ईरान और फिरका वारियत की बातें आ जाएंगी, मैं उधर नहीं जाता। हम्म। मैं चले इन दो मुल्कों हम्म। पे ही रहता। हम मैं ये अगर कहूं कि हिंदुस्तान और इसराइल ने मिलके पूरी दुनिया के अंदर ये वावीला किया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठा फेक फैलाने के लिए। हम्म। पाकिस्तानी दहशतगर्द होते हैं, पाकिस्तानी मुतशद्दद होते हैं, पाकिस्तानी जो है वो हाथ चौक होते हैं, पाकिस्तानी जो है वो कातिल है, पाकिस्तानी जो है वो फलां है। आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि 25 लाख गैर कानूनी तौर पे लोग अमेरिका में हम्म। दाखिल हुए, और जब वो ये दावा कर रहे थे कि हमने जब से गैर कानूनी लोगों की अमेरिका में आमदोरफ्त बंद की है तब से 97% उनके जो अमेरिका के अंदर जो है वो नशा आवर चीजें और वो सारा कुछ और फिर स्मगलिंग रुक गई है। यही तो हम कहते हैं, और अमेरिका को समझ आ रही है, कांग्रेस को समझ आ रही है, उनके तालिब इल्मों को भी समझ आ रही है, उनके असातिज़ा को भी समझ आ रही है कि जब हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान और फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए फितनतुल खवारिज जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। यहाँ पे कल DGISPR ने ये भी तो कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो दरूने खाना भी, जिनके बिजनेस है, जिनकी स्मगलिंग है, जिनकी जो नशे, और जिनकी वो आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीजें जो है हम वो काश्त करते हैं और फिर कैसे आगे बढ़ती हैं। लिहाजा उन सारी चीजों के अंदर अगर अमेरिका ये कह सकता है कि मेरे मुल्क में आके नशा बेचा जाता है, ड्रग्स बेची जाती है और हमने बंद कर दिया है, इसी तरह अब उनके लोग ये भी मानने पे आ चुके हैं इवन के इसराइल और हिंदुस्तान बहुत ज्यादा फिर से प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका कहे तो ठीक है और पाकिस्तान जब इन्हीं तमाम तर मसाइल का जिक्र करता है कि हमने सबसे ज्यादा लाशें उठाई, हमारे जवानों के सरों को फुटबॉल बनाया गया। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल सही सर, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। जवाद साजिद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। मियां सनाउल्लाह साहब आपका शुक्रिया। मार्का हक को अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल मुकम्मल हुआ और सही मानों में भारत को नाकों चने चबाए। और अगर कोई आपका ऑपरेशन संदूर अभी तक जारी और सारी है तो तंदूर हम पहले भी बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी किस्म का आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग रेडी हैं। आज के हमारे प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।